न्यूक्लियर पावर सेंटर या न्यूक्लियर सेंटर को जो हथियाने की बात हो रही थी, वो कोई कहानी नहीं है। ईरान में रिजीम परिवर्तन की जो कहानी अपने तरफ से डोनाल्ड ट्रंप प्लान कर रहा था, वो भी कहानी नहीं है। उनका एक ही इरादा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कब्जा करो, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हम ईरान पर बम वर्षा करेंगे तो ईरान अपने पड़ोसी सुन्नी देशों पर अटैक करेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि वहां हमारा बेस है, डिफेंस बेस है। और जब उन देशों पर वो हमला करेगा तो वो देश दौड़ करके जाएगा अमेरिका के पास कि साहब आप युद्ध को रोकिए, वो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। तब फिर अमेरिका उन देशों को कहेगा कि हमारे साथ युद्ध में शामिल हो जाओ। वो युद्ध में शामिल नहीं होगा, क्योंकि उनकी हैसियत नहीं है युद्ध में शामिल होने की। क्योंकि अगर वो युद्ध में शामिल हुआ तो उनके जो तेल के ठिकाने हैं, जो उनकी लाइफ लाइन है, उस पर ईरान हमला कर देगा। केवल ईरान नहीं करेगा, असली लड़ाई तो यही है कि ईरान ने 14 ऐसे आउटफिट को फंडिंग कर रखा है जो पूरी दुनिया में नाको दम कर सकता है, पूरी दुनिया का जीना हराम कर सकता है। कौन कौन? हिजबुल्ला, हूती, और पाकिस्तान में भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको ईरान फंड करता रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में अपने यहां हमास हो, चाहे हिजबुल्ला हो या हूती के विद्रोही हो, इस सबको ईरान फंड करता रहा है। तो केवल ईरान का आईआरजीसी जो है वही खाली अटैक नहीं करेगा, ये सारे लोग मिलकर के अटैक करेंगे। हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि भारत के एक विदेश मामलों के जानकार ने कहा कि अगर ईरान पर हमला होता रहा तो ईरान दुबई प्रवेश करेगा, ईरान कतर प्रवेश करेगा, ईरान यूएई प्रवेश करेगा, सऊदी अरब प्रवेश करेगा। प्रवेश करने का मतलब है कि हमला करेगा। अब ऐसी परिस्थिति में ईरान को वो रिजीम परिवर्तन से डोनाल्ड ट्रंप का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, यह और बात है कि इजराइल ईरान को ध्वस्त करना चाहता है, और इजराइल ईरान को ध्वस्त इसलिए करना चाहता है क्योंकि इजराइल को लगता है कि 7 अक्टूबर 2023 को जो हमारे ऊपर हमला हुआ था, वो हमला आगे भी जारी रहेगा। अभी तो युद्ध विराम है, लेकिन कल हिजबुल्ला होगा, कल हूती होगा, हमास होगा, और फिर से ये लोग खड़े हो जाएंगे, फिर हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे। ये इजराइल की आशंका है। इसलिए इजराइल अमेरिका को ये लगातार कह रहा है कि आप युद्ध में बने रहिए। लेकिन अगर अमेरिका युद्ध में बने रहता है, ईरान नेस्तनाबूद नहीं होता है, और ईरान भी ये कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा कब्जा है, अमेरिका भी कहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम लेकर रहेंगे, और इस टस्ल में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिकी आधिपत्य हो गई तो क्या होगा? उदय कोटक कह रहे हैं कि वो रेंट वसूलेंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? अब सुन लीजिए। चाइना की एंट्री हुई पहले, और फिर अब रूस की भी एंट्री हो गई। रूस और चाइना ने सीधा सीधा खुला चुनौती दे दिया अमेरिका को कि अगर आपने ये पागलपना वाला काम किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कब्जा करने की कोई भी बात की, तो आप समझ लो हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे। अब कहानी ये हो रही है मित्रों, भारत बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत है। भारत शांत है, लेकिन भारत के उद्योगपति परेशान हैं। उनको लग रहा है, और ये कोटक महिंद्रा के उदय कोटक अगर ये कह रहे हैं तो उनको लग रहा है कि आने वाले दिनों में अभी भारत एनर्जी सफिशिएंट देश नहीं हुआ है। इनको डिपेंड रहना ही पड़ेगा आइदर गल्फ और रसिया और अमेरिका। तो अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अभी अमेरिका के तरफ तो बहुत सारे ऑयल टैंकर्स आ रहे हैं, तो क्या भारत के ऑयल टैंकर्स अमेरिका जा रहे हैं? और भारत में भी एक प्राइवेट कंपनी के ऑयल टैंकर्स जा रहे हैं खरीदने के लिए, या भारत सरकार का जो ऑयल कंपनी है वो खरीदने के लिए जा रही है? उसमें कोई भी ऑयल टैंकर है क्या भारत का? जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बहुत सारे ऑयल वेसल्स, ऑयल टैंकर्स अमेरिका की तरफ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं साहब? क्योंकि अमेरिका से तेल उनको खरीदना है, वहां से तेल गल्फ में खरीद नहीं पा रहे हैं। स्थिति यह हो गई है कि जिस दिन ये वार्ता इस्लामाबाद की वार्ता फेल होनी ही थी, और अब तो खबर यह आ रही है कि वार्ता शायद सही ट्रैक पर चल रही थी, लेकिन रात्रि को एकाएक किसी का फोन आया है। उस फोन के बाद या जो वार्ता थी वो डिरेल हो गई, वार्ता की यात्रा खत्म हो गई। अब वो फोन किसका आया, अभी तक इसकी जानकारी किसी को नहीं हुई है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वार्ता मत करो, हो गया नाटक, बहुत हो गया 21 घंटे का, या अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने फोन किया? किसने फोन किया?
या डीप स्टेट का कोई व्यक्ति है जो वहां पर फोन करता है? कौन फोन करता है जो कहता है कि इस वार्ता को सफल मत होने दो, कामयाब मत होने दो, और उसके बाद जेडी वेंस आकर के कहते हैं कि हम इनकंक्लूसिव रही हमारी टॉक। अब मित्रों, कहानी यह है कि अब दूसरी वार्ता की बात हो रही है 16 अप्रैल के आसपास, मतलब 2 दिन के बाद। अब अगर दूसरी वार्ता होती है, वो वार्ता भी फेल रहती है, तो उनकी मियाद अभी खत्म हो जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास अमेरिकी युद्धपोत आके खड़ा हो गया है और उसकी नजर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर है। अगर चाइनीज युद्धपोत भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ रवाना होता है, जो होकर रहेगा, और रसिया का बेड़ा भी अगर पहुंचता है, तो क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की कंप्लीट आहट है? क्या अमेरिका वर्ल्ड वॉर 3 में जाना चाहता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप खुद को अपने यहां बचाने के लिए वर्ल्ड वॉर 3 की घोषणा करना चाहता है? क्या ऐसा होने वाला है? और अगर ऐसा हुआ, तो ये जो जल युद्ध की, हमने कुछ दिन पहले हमारे यहां एक एस्ट्रोलॉजर आए थे, उन्होंने कहा था कि ये बातचीत बंद होगी और जल युद्ध के तरफ पूरी दुनिया आगे बढ़ेगी। तो क्या ये जल युद्ध के तरफ पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है? ऐसा हो रहा है? और अगर ये युद्ध की परिस्थिति बनती है, तो उसमें नफा किसको है, नुकसान किसको है? भारत इसीलिए चुपचाप देख रहा है। अब भारत के उद्योगपति जो आशंका जता रहे हैं कि भारत को अब सेल्फ रिलायंस होना पड़ेगा, डिपेंडेंट खुद के ऊपर होना पड़ेगा, हमें ऑल्टरनेट पे काम करना पड़ेगा। अभी खबर आई है कि राजस्थान में कुछ तेल के कुएं मिले हैं, वो कितना सच है नहीं मालूम, लेकिन भारत में जो एक्सकवेशन होना चाहिए था, जो जो रिसर्च होना चाहिए था कि हमारे यहां कोई तेल की प्राकृतिक कोई भंडार है या नहीं है। कावेरी या गोदावरी बेसिन में चर्चा हो रही थी कि यहां पर कुछ तेल के प्राकृतिक भंडार मिल सकते हैं, उस पर काम क्यों नहीं हुआ? और हुआ तो किसी निजी कंपनी को दिया गया, वहां भी उन्हीं के संरक्षण में सब कुछ है। भारत में जिस तरह से ब्यूरोक्रेट्स, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन ने भारत को एक प्रकार से अपने कब्जे में कर रखा है, वो भारत को तबाह करके ही मानेगा। इसलिए उदय कोटक का ये भाषण कि हम लोग 16वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं और नए इंपीरियलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। उदय कोटक ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया उदय कोटक ने कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो वो ट्रेड करती थी हमारे यहां। पहला ट्रेड क्या था उसका? बंदूक और गन पाउडर और गन, यही बेचना उसका ट्रेड था। ये किसको उन्होंने बेचा? भारत के रजवाड़ों को। ये जो बड़े बड़े जमींदार थे, राजघराने थे, उनको बेचा। उनको लगा कि बड़ा अच्छा हथियार आ गया, बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो उन्होंने गन पाउडर भी खरीदा और गन भी खरीदा। अब दोनों लेकर के एक दूसरे में वॉर करते रहे, जीतते रहे, हारते रहे, वो चलता रहा। अब इनको लगा कि इनकी ताकत हमने देख ली है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, अब हम ही क्यों नहीं इन सब के ऊपर चढ़ाई कर दें। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक के बाद एक रजवाड़ों को जीतना शुरू कर दिया। पहले अपनी टेक्नोलॉजी बेची, उसको कमजोर किया और उसके बाद उसके ऊपर हमला कर दिया, और इस तरह से सारे रजवाड़ों को एक प्रकार से अपने आधिपत्य में ले आया और उसे कहा कि तुम हमारे लिए काम करो, हम तुमको कुछ कुछ देते रहेंगे। और इस तरह से पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में साम्राज्य स्थापित हो गया और वो जो ब्रिटिश क्वीन थी उसका एक्सटेंडेड रूल हमारे यहां महारानी का हो गया। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसको रिपोर्ट करती थी? वो ब्रिटिश क्वीन को रिपोर्ट करती थी, ये उसका साम्राज्य था। तो एक उदय कोटक कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने रेंट वसूलना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए कि हम उनके गुलाम हो गए। ये स्थिति आ रही है और ऐसी परिस्थिति में भारत को बहुत ही फूक फूक करके अपनी विदेश नीति को रिफाइन करना पड़ेगा। अगर कोई कमजोर राजा हुआ और उन्होंने सरेंडर कर दिया तो दिक्कत होगी। हमें उम्मीद नहीं है ऐसी, मोदी ऐसा नहीं करेंगे और मोदी अपनी तैयारी कर रहे हैं। इनको भी अपनी फिक्र है, डोनाल्ड ट्रंप को भी अपनी फिक्र है अमेरिका में, भारत में मोदी को भी फिक्र है। तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की जो आहट है और नए तरह के साम्राज्यवाद की जो आहट है, उसकी चर्चा अब उद्योगपति करने लगे हैं। सिचुएशन बेहद संवेदनशील
संवेदनशील है। सबको इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। उम्मीद है भारत सरकार इस दिशा में विचार कर रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।